नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति में शिकायत। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की जो नियुक्तियां हैं वो आउटसोर्सिंग के द्वारा हो रही हैं सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से, जिसमें से क्लर्क, माली, बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर विभिन्न प्रकार के पद थे। और उसी में बताया गया है कि उस नियुक्ति में धांधली हुई है। लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन मांगने की कोशिश में जुटे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आउटसोर्सिंग के कुछ रिक्त पदों पर नियुक्ति में मनमानी की शिकायत की गई है। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी ही इस तरीके से नियुक्त होंगे तो वो किस तरीके से नियुक्तियां करेगा, ये सोचने वाली बात है। आप याद करिएगा कि जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तब भी इस तरीके की शिकायतें आती थी। जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे वो भर्तियों में धांधली करते थे, फर्जी ईमेल के द्वारा नया पैनल बनवाते थे, कई तरीके की गड़बड़ियां करते थे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की गई। लगभग 35-36 कर्मचारियों को हटाया भी किया था आउटसोर्सिंग के। उसके बाद में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ये नया बना है, उसके बाद में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पेपर लीक का मामला आया, जिसकी जांच हो रही है शासन के द्वारा, जिसके मूल्यांकन के लिए एक अलग समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है। प्रयागराज के एडीएम और जो एसटीएफ है उसके भी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। और इस भर्ती में भी जो पेपर लीक में जो गिरफ्तारी हुई है वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी की ही गिरफ्तारी हुई है। और उसके बावजूद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। और उसमें यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग के कुछ रिक्त पदों की नियुक्ति में मनमानी की शिकायत की गई है। आयोग के सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में यह बताया गया है कि आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों पर सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती निकाली गई थी और सेवा योजन पोर्टल पर 13 जून को आवेदन कर अभ्यर्थी परीक्षण और साक्षात्कार होने का इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि भर्ती हो गई। ये देखिए, लेकिन कार्यालय में पता चला कि करने पर जानकारी हुई कि भर्ती हो चुकी है। इसमें धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में राकेश कुमार पाल ने आरोप लगाया है कि कार्यालय में तैनात अधिकारियों और एजेंसी ने बिना टाइपिंग परीक्षण और साक्षात्कार कराए मनमाने ढंग से अपने करीबियों को आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों पर रख लिया। अपने करीबियों को रख लिया, कहने का मतलब ये कि इनसे गलत काम करवाएंगी, जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुआ है। लिखा, मांग की गई है कि इन नियुक्ति कराए गए कार्मिकों का पदों के सापेक्ष कुशलता का परीक्षण कराया जाए, जिससे स्पष्ट हो सके इनकी जो टाइपिंग वगैरह है फिर से कराई जाए, पता चल सके कि ये जो चयनित किए गए हैं ये पदों के योग्य हैं कि नहीं है। ये जो चयनितों की बात हो रही है, लिखा, परीक्षण में स्पष्ट हो जाएगा किस तरह के योग्य अभ्यर्थियों के बिना कोई अवसर दिए ही अनर्ह अभ्यर्थियों का नियुक्ति दे दी गई। मामले में आयोग के जनसंपर्क अधिकारी उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि आउटसोर्सिंग के तहत जो नियुक्तियां हुई हैं वह शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के अंतर्गत हैं। शेष पदों पर भी चयन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के 12, वाहन चालक के 13 पदों पर चयन किया जाना है और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी में अलग अलग श्रेणी के कुल 39 पदों पर नियुक्ति होनी है। अगली जो सूचना है वो शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर के है। लिखा, केंद्रीय स्कूलों में संविदा पर न हो नियुक्ति के संसदीय कमेटी ने कहा है जो संविदा भर्ती हो रही है केवीएस में, एनवीएस में, बहुत सारे संस्थानों में, उसको लेकर के लिखा है कि करीब 10 लाख रिक्त पद हैं और उन पर स्थायी भर्ती नहीं हो रही है। संसदीय पैनल ने स्कूली शिक्षा समेत दूसरे संस्थानों में शिक्षकों के लाखों खाली पड़े पदों और अनुबंध के आधार पर भर्ती पर गंभीर चिंता जताई है। शिक्षा पर संसद की संसदीय स्थायी समिति ने एक दिन पहले शुक्रवार को संसद में पेश 368वीं रिपोर्ट में कहा कि देश के स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। देश में 14.8 लाख स्कूलों में से भारत सरकार करीब 3000 स्कूलों का ही संचालन करती है, लेकिन समिति ने पाया कि केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में भी रिक्तियों का स्तर चिंताजनक है। केवी और नवोदय विद्यालयों में भी कुल मिलाकर के 30 से 50% तक रिक्तियां हैं। समिति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित केवी और नवोदय विद्यालयों में संविदा की जगह 31 मार्च 2026 तक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि स्कूलों में संविदा वाली नियुक्तियां रोकी जाएं। आगे लिखा हुआ है कि राज्यों की फंडिंग भी रोक दी जाए। संसदीय पैनल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान SSA के जरिए पैसा पाने वाले स्कूलों में प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर ही 7.5 लाख रिक्तियां हैं। रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करने के निर्देशों को नहीं मानने वाले राज्यों की सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंडिंग अध्यापक निधि
तब तक रोक दी जाए जब तक वे निर्देशों का पालन नहीं कर लेते हैं। एनसीटी पर भी सवाल उठाए हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन में 2019 से 15 जून 2025 तक टीचिंग और नॉन टीचिंग प्रशासनिक कर्मचारियों कोई भर्ती नहीं होने के मसले को भी समिति ने गंभीर बताया है। तो ये सीधे सीधे निशाना साधा गया है केंद्र सरकार पर। ये पूरी पूरी जो गलती है वो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार खुद ही चाहती है कि ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्सिंग से हों, संविदा से हों, और वो स्थायी भर्तियां करना नहीं चाहती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि समिति ने कहा केवी और नवोदय विद्यालयों में 30 से 50% तक रिक्तियाँ। आखिरकार ये जो पद है वो भरे क्यों नहीं जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं पर आज विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि विपक्ष इस बार जो स्कूल मर्जर का जो मुद्दा है वो तेजी से उठाएगा। और जहां तक जानकारी मिली है कि इसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के भी सवाल किए जाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक यानी कि बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह हैं वो क्या बयान देते हैं। हर बार तो वो अनुपात समानुपात का रट लगाते हैं, इस बार क्या बयान देते हैं देखने वाली बात होगी। लिखा भी है बाढ़ व स्कूलों के विलय के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी। विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करेगी पार्टी। विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सदन के अंदर सरकार को बाढ़ संकट, स्कूलों के विलय, बिजली संकट तथा स्वास्थ्य सेवा और खाद्य आपूर्ति की बदहाल स्थिति जैसे मुद्दों को घेरेगी। वहीं पार्टी ने सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है क्योंकि 4 दिन ही सत्र चल रहा है। विधानमंडल सत्र के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के उद्देश्य से रविवार को सपा विधानमंडल दल की बैठक हुई है। पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में यह तय हुआ है कि सोमवार को सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायक विधान भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे और सपा ने सत्र के दौरान विधानसभा में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स पर प्रस्तावित 24 घंटे की चर्चा को जनता का ध्यान भटकाने की कवायद करार दिया है। वहीं पर सपा का यह भी कहना है कि सरकार को जनता के असली मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, ना ही दिखावटी आयोजनों के जरिए उनको ध्यान हटाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े इवेंट करा दिए जाते हैं कि अयोध्या में दीपावली महोत्सव, प्रयागराज में महाकुंभ महोत्सव, अच्छी बात है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। अगली जो सूचना है वो है सीबीएसई की। लिखा अगले वर्ष से किताब के साथ परीक्षा दे सकेंगे 9वीं के छात्र। आप लोगों ने नहीं किया अभी तक वीडियो लाइक कर दीजिए। सीबीएसई ने ओपन बुक असेसमेंट को दी है मंजूरी। अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से कक्षा 9वीं के सीबीएसई छात्र खुली किताब लेकर के परीक्षा दे सकेंगे। छात्रों पर परीक्षा के तनाव को कम करने के मकसद से सीबीएसई अगले सत्र से ओपन बुक असेसमेंट योजना शुरू करने जा रहा है। इससे छात्रों में रटने की जरूरत नहीं रह जाएगी और वे योग्यता आधारित शिक्षा ले सकेंगे। एक और सूचना है अगले वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों में होंगी बाल वाटिकाएं। बाल वाटिकाएं मतलब कच्चा जो बोलते नहीं है कच्चा 1, तो यानी कि प्री प्राइमरी और 1-2 तक की जो कक्षाएं हैं वो अब ईसीसी एजुकेटर और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा संचालित होंगी। अब जो प्राइमरी में जो शिक्षक हैं वो केवल पढ़ाएंगे 3, 4 और 5 को ये, और इस तरीके से भी अब खुद सोचिए कि कम शिक्षकों की आवश्यकता होगी स्थायी, क्योंकि आंगनवाड़ी भर्ती होती है वो संविदा पर होती है। ईसीसी एजुकेटर की जो भर्तियां हो रही हैं वो भी संविदा पर ही हो रही हैं। अब ये सभी विद्यालयों में लागू होगा तो कुल मिलाकर के सभी विद्यालयों में ईसीसी एजुकेटरों की नियुक्ति होगी। तो ये धीरे धीरे सब कुछ आउटसोर्स संविदा पर किया जा रहा है, उसी का ये पार्ट है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका 3, यूकेजी, अपर किंडरगार्टन वही शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है और 2026 तक बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संचालन होगा। 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय जिनका विलय हुआ है उन्हें 15 अगस्त तक बाल वाटिका 3 बन जाएंगे वो सब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, मगर ये नहीं है कि ये अनिवार्य तो है, मगर ये अनिवार्य नहीं है कि यहाँ पर संविदा शिक्षक ही पढ़ाएंगे। यहाँ पर भी परमानेंट भर्तियाँ होनी चाहिए। वैसे सभी विद्यालयों में बाल वाटिका 3 को अनिवार्य किया जा रहा है और प्रदेश में वर्तमान में 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं और इनमें से 70,494 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं जिनमें बाल वाटिकाओं का संचालन हो रहा है। शेष 41,127 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, यहाँ पर बाल वाटिकाएं चलेंगी। तो कुल मिलाकर के टोटल अब प्राथमिक भी आपका जा रहा है सीधे सीधे संविदा भर्ती पर।
और ये जो ईसीसी एजुकेटर्स की नियुक्ति हो रही है, ये जो आंगनवाड़ी भर्ती है, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्तियाँ पढ़ाएंगी, अब इनको भी अनुपात समानुपात में जोड़ लिया जाएगा। 18,000 ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, और जब सभी विद्यालयों में बाल बाटिकाएं शुरू हो जाएंगी तो ईसीसी एजुकेटर की और भी ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। इसको लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। अगली सूचना है यूपीपीएससी की। सीबीआई जांच के बाद एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 पर ग्रहण लगा है। 13 पर भी ग्रहण लगा है, और जो नई भर्ती का विज्ञापन 2023 में जारी हुआ था उस पर भी ग्रहण लगा है। ये देख सकते हैं, लिखा है एपीएस परीक्षा 2023 के तहत 331 पदों पर भर्ती होनी है। पहले चरण की लिखित परीक्षा 7 जनवरी 2024 को हुई थी, जिसका परिणाम 4 मार्च 2024 को जारी किया गया था। दूसरे चरण के तहत शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट की परीक्षा 8 जून से लेकर के 18 जुलाई 2024 तक लखनऊ में हुई थी, और दूसरे चरण की परीक्षा के आयोजन का 1 साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन अभ्यर्थियों को अब तक इस परीक्षा के परिणाम और तीसरे व अंतिम चरण की परीक्षा तारीख होने का इंतजार है। कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भर्ती आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की 976 पदों पर। लास्ट डेट 27 सितंबर है। वेबसाइट है aai.aero। आईटीआई में चौथे चरण में आज से नए प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों का 3 चरण में चयन नहीं हुआ है या चयन के बाद में भी प्रवेश नहीं हो पाया, वे सभी विद्यार्थी 11 से 15 अगस्त 12 बजे तक वेबसाइट scvtup.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलटी ग्रेड में उम्र सीमा की छूट को लेकर के मांग उठ रही है, और ये भी कहा गया है कि जो मुख्य परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव हो। राजेश सचान है, ये देख सकते हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, लिखा 7 साल बाद एलटीजीआईसी का विज्ञापन जारी किया गया। युवा मंच की मांग है कि उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाए और मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र हों और सीटों में बढ़ोतरी की जाए। अधिकारी कितना नीच हो सकते हैं, इसका उदाहरण यहाँ से आपको मिल जाएगा। रेलवे भर्ती को लेकर के है, कल के वीडियो में भी मैंने आपको जानकारी दी थी, आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। चयनित विद्यार्थियों को लटका के रखा जाता था, बाद में पैसे वसूले जाते थे और उनको नियुक्ति दी जाती थी। लिखा है चेयरमैन ही रखते थे सारा रिकॉर्ड, पैसा देने वालों की होती थी नियुक्ति। छोटा मोटा कर्मचारी करता तो बात चलती, लेकिन इतना बड़ा अधिकारी जो चेयरमैन है वो खुद ये सब कर रहा था। लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में तत्कालीन चेयरमैन समेत कुल 4 अधिकारियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। मामला 18-19 में आरआरबी की असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और अन्य बहाली से जुड़ा हुआ। एफआईआर में आरआरबी की तत्कालीन चेयरमैन प्रवीण कुमार राय, टेक्नीशियन विनय कुमार श्रीवास्तव, ऑफिस असिस्टेंट वरुण राज मिश्रा और सूरज कुमार श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ षड्यंत्र, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने यह कार्रवाई पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर महाप्रबंधक सतर्कता कार्यालय द्वारा की गई शिकायत और जांच की रिपोर्ट के आधार पर की है। रिपोर्ट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में जानबूझ करके देरी की गई और चयनित उम्मीदवारों से पैसे लेकर के उनका नाम पैनल में शामिल किया गया। जो वेटिंग लिस्ट होती है, जो पैनल बनता है, बाद में उन विद्यार्थियों को लटका के रखा गया। अब विद्यार्थी जल्दी में होते हैं, सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति हो जाए और हमको वेतन मिलने लगे, चलो दे देते हैं 10-50 हज़ार रुपये। इस तरीके से वसूली हो रही थी। जिन अभ्यर्थियों ने पैसे नहीं दिए उनके नाम जानबूझ करके लंबित रखे गए। जांच में ये बात सामने आई है कि बोर्ड चेयरमैन अभ्यर्थियों के सभी डाटा उन्हें पास रखते थे, उनसे मिलते थे और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेते थे। बाद में जांच में सामने आया कि उम्मीदवारों से सीधे संपर्क करके उन्हें व्हाट्सएप के जरिए भुगतान देने के लिए कहा गया। कई उम्मीदवारों ने इस दबाव में आकर के 3 से 5 लाख की मोटी रकम दे दी है, जिसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। एक अभ्यर्थी सत्यजीत सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने 85,000 रुपये सूरज कुमार श्रीवास्तव को दिए, जिसके बाद उसे नियुक्ति पत्र दिया गया। बहुत अच्छी बात है, कम से कम खुल के बताना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बताते नहीं हैं और अपना नियुक्ति पा लेते हैं। विजिलेंस जांच को क्या क्या मिला है, लिखा 18-19 की भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता मिली है। कई अभ्यर्थियों ने लिखित रूप से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। जांच में आरोपी अधिकारियों के निजी खातों में संदिग्ध लेन देन के संकेत भी मिल गए हैं। अभ्यर्थियों की फाइलें और रिकॉर्ड जानबूझ करके रोके गए और गायब किए गए। पूर्व चेयरमैन का कंप्यूटर बिना पासवर्ड डेटा के नए चेयरमैन को सौंपे गए। नियम बनाना चाहिए कि एक भर्ती कम से कम इतने समय के अंदर पूरी हो जाए, अगर कोई मामला कोर्ट वगैरह में ना हो, लेकिन इस तरीके का नियम नहीं है कहीं पर भी। नीचे लिखा है पूर्व चेयरमैन का कंप्यूटर बिना पासवर्ड और डेटा के नए चेयरमैन को सौंप दिया गया। कॉल डिटेल, व्हाट्सएप संदेश और बैंक ट्रांजैक्शन से रिश्वतखोरी की पुष्टि हो गई है। प्राथमिक में बीएड अब नहीं है और 2018 के आसपास इसको शामिल किया गया था और ये कहा गया था कि जो बीएड के विद्यार्थी हैं अगर ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो वो भी शिक्षक भर्ती के योग्य हो जाएंगे प्राथमिक विद्यालयों में। और उसी क्रम में भर्ती आ गई थी बहुत सारे अलग अलग राज्यों में। उत्तर प्रदेश में भी भर्ती आई थी, आप लोगों को पता होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती। उसमें भी बहुत सारे बीएड विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और उसके बाद में फिर मामला कोर्ट में गया, बीएड को बाहर कर दिया गया। लेकिन जो चयनित बीएड धारी थे उनसे ये कहा गया कि आप लोग ब्रिज कोर्स कर लेना, नहीं तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो ब्रिज कोर्स कहीं से हो नहीं रहा था। अब उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि
पूरे देश में अब ये ब्रिज कोर्स लागू होगा। किस तरीके से होगा, क्या है, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी बचाने के लिए ये बिहार की सूचना है, लेकिन सभी राज्यों के लिए है। लेकिन बिहार के लगभग 22,000 शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना होगा। ये कोर्स उन बीएड धारी शिक्षकों को करना होगा जो प्राथमिक विद्यालयों में पहली से लेकर के 5वीं पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे। नीचे यहाँ पर लिखा है कि ये जो कोर्स है वो NIOS कराएगा। ये NIOS ये और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह भी कहा कि कोर्स शुरू होने के 1 साल में ये शिक्षकों को पूरा करना होगा। जो शिक्षक इस कोर्स में शामिल नहीं होते हैं या कोर्स पूरा करने में फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो, लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।